हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अपना गुरुकुल। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले वीडियोस में हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये जेई मेंस का था। एक और कॉन्सेप्ट पेंडिंग है कूलम्ब्स लॉ, ये क्वेश्चन हम उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये बाई मिस्टेक यहाँ पे आ गया। तो क्वेश्चन है, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद wool, a charge of -2 into 10 raised to -7 coulomb is developed on polythene. पहले क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, फिर अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड पता करना है। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो है Q इक्वल्स टू एन ई। तो Q कितना है, -2 इंटू 10 राइज टू 10 -7, 2 इंटू 10 राइज टू -7। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। एन ई होता है 1.6 इंटू 10 राइज टू -19। ठीक है। अगर आपको नेगेटिव पावर डायरेक्टली कैंसिल करने आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगर नहीं आता, कुछ बच्चों को नहीं आता, कुछ बच्चों का उतना बेसिक स्ट्रांग नहीं है, उनको मैं समझा देता हूँ। 2 ऐसे ही रख लो, 10 राइज टू 7 को डिनोमिनेटर में भेज दिया, +7 बन जाएगा। n इंटू 1.6 ऐसे ही रख लो, 10 रेज टू -19 डिनोमिनेटर में इसको भेज दिया तो ये बन जाएगा +19। ठीक है। तो n इंटू 1.6, 10 पर 19 में से 10 पर 7 हमने बाहर निकाला, मतलब 19 बार 10 है, उसमें 7 बार हमने अगर बाहर निकाला तो बचा 12 बार। 10 रेज टू 7, 10 रेज टू 7 कैंसिल हो गया। तो अभी जो बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे और इसे। 2 इंटू 10 राइज टू 12 विच इज इक्वल टू n इंटू 1.6। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 10 राइज टू 12 डिवाइडेड बाई 1.6। तो इसको अगर हमने 16 माना तो ये बन जाएगा 20। तो 4 5 जा 4 4 जा, तो 5/4 क्या होता है, 1.25 इंटू 10 राइज टू 12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन मास कितना ट्रांसफर हुआ है, मास क्या होता है, टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 राइज टू -31। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1.25 इंटू 10 राइज टू 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। सिर्फ पावर्स को अगर हमने सॉल्व किया, -31 और +12, 31 में से 11 हटाओ बच गया 20, फिर एक हटाओ बच गया 19, 10 राइज टू -19। 9.1 और 125 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो 125 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 1250 माइनस 125 दैट इज 250 माइनस 125 इज 225। तो 0.1, 125 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 12.5। द आंसर इज 1375। यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट के बाद, तो टोटल 3 डिजिट के बाद। तो जो आंसर है 1.375 इंटू 10 राइज टू -19 kg। ठीक है। अगर पावर्स आपको सॉल्व करना आता है तो एक दो स्टेप इसमें बच जाएंगे, क्योंकि हम लोग उन बच्चों पे भी फोकस कर रहे हैं जिनका बेसिक्स एकदम नील है, तो वो बच्चे भी समझ पाए। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कैलकुलेशन इतना लेंथी नहीं करना है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करते जाएंगे, जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे, तो विल रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है। अगला है, 10 raised to 12 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फॉल ऑन अ न्यूट्रल स्पेयर। एक न्यूट्रल स्पेयर में इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में गिर रहे हैं। कैलकुलेट द टाइम इन विच द चार्ज विल बी 2 coulombs। ठीक है। तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या था, एनी था। पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले मालूम करेंगे, फिर जो है टाइम मालूम करते हैं। तो कैलकुलेट द टाइम इन विच चार्ज गेट 2 coulombs, 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो होता है
2 into 10 raised to minus 6 coulomb. That's 2 into 10 raised to minus 6. n हमें नहीं पता, 1.6 into 10 raised to minus 19. माइनस 6 अगर यहाँ पे कटा तो बच जाएगा माइनस 13. माइनस 13 को अगर आप इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा 2 into 10 raised to 13 which is equal to n into 1.6. तो ये 20 बन जाएगा अगर इसको हमने 16 माना तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि यहाँ का जो पॉइंट अगर निकाला तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इंटू 10 राइज टू 12. तो 4 से 4 जा 5 जा, तो n इज इक्वल टू 5/4 इंटू 10 राइज टू 12. ये 4 इस वाले डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या बन गया 1.25 इंटू 10 राइज टू 12. इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल हमारे पास. ठीक है, तो एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो है 10 राइज टू 12. तो 1.25 इंटू 10 राइज टू 12 इलेक्ट्रॉन्स निकलने के टाइम कितना लगेगा? टोटल इतने हैं, एक सेकंड में 10 राइज टू 12 निकल रहे हैं, तो 10 राइज टू 12 10 राइज टू 12 कैंसिल, टाइम कितना बचा? 1.25 सेकेंड्स. 1.25 सेकेंड्स. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ए एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज. इट अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी, और एक बॉडी बी है जिसके ऊपर हमें चार्ज है या नहीं पता, लेकिन इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. देन चार्ज ऑन अ बॉडी इज, हमने क्या पढ़ा था, दोनों के ऊपर अगर सेम चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे. दोनों के ऊपर सिर्फ एक पे चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल है, तब भी अट्रैक्शन रहेगा. ठीक है, तो देन द चार्ज ऑन, अरे पहला अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? ऑपोजिट चार्ज नेगेटिव, तब अट्रैक्ट होगा. या न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर ए पॉजिटिव, अट्रैक्ट होने के लिए बी का नेगेटिव होना जरूरी है या न्यूट्रल होना भी जरूरी है. पॉजिटिव एंड न्यूट्रल बोथ. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दिस, बोथ बी एंड सी. एक्चुअली बोथ ए एंड बी, तो ये शायद ऑप्शन गलत हो गया टाइप करने में. इस बोथ, नहीं 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 नहीं, सही तो है, हमने गलती कर दी. तो इसका नेगेटिव होना जरूरी है या न्यूट्रल होना जरूरी है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. तो रेशियो ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये चीज भी हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ खत्म कर लेंगे, उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं. ये वाला फिर ये वाला कूलम्ब्स लॉ के बाद सॉल्व करेंगे. अब इस क्वेश्चन पे आओ. इफ अ बॉडी इज स्लाइटली चार्ज्ड बाय रबिंग इट, कोई बॉडी न्यूट्रल थी पहले, न्यूट्रल से मान लो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया या फिर नेगेटिव चार्ज आया, इट्स वेट, हाँ, डिक्रीज स्लाइटली, इंक्रीज स्लाइटली, में इंक्रीज और डिक्रीज, रिमेन्स द सेम. अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन्स गए तो वेट घटा, नेगेटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन्स आए तो वेट बढ़ा. लेकिन चार्ज्ड बोला है बस, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोला, तो वेट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. ऑप्शन सी में इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था उसका जो चार्ज है वो है x कूलम. व्हेन इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी c/2, लाइट की जो स्पीड थी उसकी आधी स्पीड से जब ये मूव कर रहा है तो न्यू चार्ज विल बी. सोच के देखो, हमने क्या पढ़ा था? एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो है चार्ज इज इनवेरिएंट. इनवेरिएंट का मतलब क्या है? जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी, स्पीड के साथ चार्ज बिल्कुल चेंज नहीं होता, सिर्फ मास चेंज होता है. चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता. अगर वो एक्स कूलम है तो वो एक्स कूलम ही है, वो स्पीड के साथ चेंज बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज रॉन्ग? हमें गलत कौन सा ये बताना है। ठीक। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, अरे ये वाला तो सही है। चार्ज इज कंजर्व, ये भी एक प्रॉपर्टी है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पर हो, क्यों, उसके अतरफ हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। हमने ये प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में पढ़ा था। चार्ज जब रेस्ट पर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जब मोशन में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जब वो एक्सेलरेट करता है तब वो रेडिएशन जनरेट करता है। तो चार्ज जब रेस्ट पर रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ही। अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल नहीं। चार्ज जब मोशन में होगा तभी इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वरना सिर्फ इलेक्ट्रिक। तो आंसर कौन सा है? डी, क्योंकि हमें बताना था विच वन इज रॉन्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कूलम ऑफ चार्ज? हमने ये पहले भी कैलकुलेट किया हुआ था। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये सॉल्व करते नहीं बैठना एग्जाम में, इस वैल्यू को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। इफ अ सॉलिड एंड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैव द सेम रेडियस, एक सर्कल है और दूसरी सर्कल जो है सेम है, दोनों का रेडियस क्या है? ये सर्कल जैसा नहीं दिख रहा, बस इसको समझाने के लिए। एक सॉलिड है और दूसरी हॉलो। अब इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है ये बताना है। हॉलो स्फीयर होल्ड्स मोर मैक्सिमम चार्ज, जो अंदर से खाली है उसमें मैक्सिमम है। दूसरा क्या बता रहा है? सॉलिड स्फीयर होल्ड्स द मैक्सिमम चार्ज, जो सॉलिड है उसमें मैक्सिमम चार्ज है। तीसरा बता रहा है दोनों पे सेम है। हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर को किसी भी शक्ल के हो, उनको अगर आप बाहर से चार्ज दोगे तो वो चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेटल के अंदर नहीं जाएगा, स्फीयर के अंदर नहीं जाएगा। तो इस वजह से चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चार्जेस क्योंकि सिर्फ सरफेस पे रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सरफेस पे उनका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो स्फीयर के सॉलिड या हॉलो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे बराबर का चार्ज रहेगा। कब? जब उनका रेडियस सेम हो। अगर रेडियस सेम नहीं है, जिसका रेडियस ज्यादा उसके पास चार्जेस ज्यादा, जिसका रेडियस कम उसके पास चार्जेस कम। इतना ही, बहुत सिंपल है, क्योंकि चार्जेस रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वन मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, तो ए पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर, आइडेंटिकल मतलब रेडियस उसका बिल्कुल सेम ही तो होगा, इसको ही डुप्लीकेट कर लो। हाँ, अब इसमें क्या है, ये वाला अब नेगेटिव है, ये वाला क्या है? नेगेटिव है, और ये बी है। दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स, जिनका पहले एग्जैक्टली सेम मास था। ठीक है, क्या बोल रहा है? दो मेटालिक स्फीयर्स हैं जिनका जो मास था वो पहले सेम था, तो ए को पॉजिटिव चार्ज मिला, बी को नेगेटिव चार्ज मिला। तब क्या हुआ होगा देखो। इसको पॉजिटिव चार्ज मिला मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए, मतलब इसका मास डिक्रीज हुआ। ये नेगेटिव चार्ज मतलब इसके अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन आए, तो इसका मतलब इसका मास इंक्रीज हुआ। तो मास ऑफ ए क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हैं देन? मास ऑफ ए इंक्रीजेस तो कहीं भी नहीं है, मास ऑफ ए इंक्रीजेस, मास ऑफ ए इंक्रीजेस नहीं, मास ऑफ बी डिक्रीजेस। ठीक है, और एक बार देखो ध्यान से। दो स्फीयर हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, निकलना मतलब मास का घटना। बी में इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना मतलब मास का ऐड होना, मतलब मास का इंक्रीज होना।
तो कौन सा सेटिस्फाई करे? मास ऑफ ए एंड बी रिमेन्स सेम, ये तो हो नहीं सकता, दोनों सेम नहीं रहेंगे। मास ऑफ ए इंक्रीजेस, नहीं, यहाँ तो मास ऑफ ए घट रहा है, तो ए भी गलत। मास ऑफ बी डिक्रीजेस, हाँ, मास ऑफ बी एक्चुअली इंक्रीज है, तो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो व्हाट इज द आंसर? मास ऑफ बी इंक्रीजेस, डी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियरली लिखा है, तो ऑप्शन पढ़ने में मैंने गलती कर दी। तो मास ऑफ बी इंक्रीजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 10 raised to 14 electrons are removed from a neutral sphere, then the charge on the sphere becomes, n कितना है? 10 raised to 14। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 raised to minus 19 कूलम। टोटल चार्ज बताना है। हमें पता है कि टोटल चार्ज होता है n इंटू ई। n है 10 raised to 14, e है 1.6 इंटू 10 raised to minus 19, प्लस 14 और माइनस 19 को निकाला तो क्या बचा? -5। तो 1.6 इंटू 10 राइज टू -5 को हम 16 इंटू 10 राइज टू -6 भी तो लिख सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो ऐसे समझें कि 1.6 को 16/10 लिख सकते हैं, इंटू 10 raised to -5। ये 10 मतलब 10 पर 1 है, 10 पर 1 जब न्यूमरेटर में जाएगा ये 10 raised to -1 होगा। -5 और -1 मिलके क्या बनेंगे? -6। तो हमें पता है कि -6 को बोलते हैं माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, अब प्लस है या माइनस है ये बताना है। 10 raised to 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। रिमूव्ड मतलब निकाले गए, तो चार्ज जो आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब ये जो चार्ज है ये क्या है? +16 कूलम्ब। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अ कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10 raised to -19 कूलम्ब। तो इसके ऊपर जो चार्ज है 14.4 इंटू 10 raised to -19 कूलम्ब जितना है। तो इसके ऊपर n इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये पता करना है हमें। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है 1.6 इंटू 10 raised to -19 कूलम्ब। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। q इक्वल्स टू ne, 14.4 इंटू 10 raised to -19 इक्वल्स n इंटू 1.6 इंटू 10 raised to -19। 10 raised to -19, 10 raised to -19 कट गया। अगर 1.6 को हमने लिखा 16, तो 14.4 को हम लिख सकते हैं 144। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लो। 16 1 टाइम्स, 16 9 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 9। अभी 9 के दो ऑप्शन है, देखो, एक तो a है, एक तो d है। a बता रहा है कि 19 एक्सेस है, b बता रहा है कि 19 शॉर्ट है। अब ये पता चलेगी बात हमें चार्ज से। तो चार्ज अगर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, देखो बेसिक चीजें कितना काम आएंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्टेज। तो आंसर इज ऑप्शन डी, दोज मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शॉर्टेज। ठीक है, तो इस वीडियो का ऑलमोस्ट दिस द लास्ट क्वेश्चन। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, दिस अल्फा पार्टिकल। तो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? +2। मतलब इसके ऊपर, इससे, इस एलिमेंट से हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 raised to -32। तो व्हाट इज द आंसर? 3.2 इंटू, अरे क्या कर दिया हमने, दिस इज 19 इंटू 10 raised to -19। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2e, याद रखो। कौन सा एटम निकालते हैं? आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, if you have any doubt do let me know in the comment section. So see you guys in the next video. Till then, keep learning, keep exploring, have a great day ahead, all the very best for your future. तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने निकाला तो +2 जितना चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज इतना होता है, इसको कैलकुलेट करो तो इस
that is not 4.8, that is 3.2. ठीक है. So since we'll be recording the video late night, there will be small confusion. So आपको फ्लो समझना है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो गई तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. विल बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.